वेलकम बैक। नाकिस इंतजामात ने अब्र रहमत फिर जहमत बना दी। कराची में कल रात से वक्फे से बारिश जारी, सड़कों गलियों का हाल अबतर, नाले फिर उबल पड़े। कराची में मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल। कई घंटे से वक्फे से जारी हल्की और तेज बारिश से खस्ता हाल सड़कों का हाल अबतर। गुज़िश्ता हफ्ते खातून और 2 माह के बच्चे की जान लेने वाला शादमान नाला एक बार फिर उबल पड़ा। पूरी सड़क पानी पानी, कहाँ गटर है, कहाँ सड़क और कहाँ से नाला शुरू हो रहा है कुछ मालूम नहीं। गुरु मंदिर पर बड़े बड़े गड्ढे बड़ी बड़ी गाड़ियों को बड़े हिचकोले दे रहे हैं। ये वही सड़क है जहां गुज़िश्ता हफ्ते की बारिश में कई मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी होते रहे। मुख्तलिफ शाहराहों और गलियों में गड्ढे भरने के लिए डाली गई मिट्टी से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। जहांगीर रोड की एक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। नेशनल स्टेडियम, फ्लाईओवर, KDA चौरंगी, बोर्ड ऑफिस, हैदरी में भी पानी जमा। पुलिस एहलकार बंद गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। कोरंगी की शाहराह लियाकत अली खान मुकम्मल पानी में डूब गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की है। जब बरसात बंद होगी तभी पानी निकाला जाएगा। इस वक्त शहर के सारे नाले चल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पहले नालों की सफाई के लिए पैसे KMC को देते थे लेकिन काम नहीं होता था। महकमा मौसमियात से मशवरा करके कल आम तातील का फैसला करेंगे। इस वक्त इफेक्टिवली चल रहे हैं। नशेबी इलाकों में जरूर इस वक्त भी पानी है। वो पानी तभी निकलेगा जब बारिश खत्म होगी। सबको यकीन दिलाता हूँ अपने लोगों के साथ पाएंगे। बारिश में गुलशन इकबाल 13C का इलाका पानी पानी हो गया। बारिश में सीवरेज का पानी घरों में जाने लगा। वहीं एक खतरनाक उबलता नाला खतरे की घंटी बजा रहा है। मजीद बता रही हैं अमरीन अल्ताफ। जी अमरीन। बिल्कुल, मैं इस वक्त किसी सीयू पे मौजूद नहीं हूँ, बल्कि मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल के इलाके में। और कहते हैं कि जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, मगर ज़्यादा पानी आता है तो उसके बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। यहाँ पे एक नाला किस तरह से उबल रहा है जो कि चीख चीख के बता रहा है कि मैं बहुत बड़ा खतरा हूँ, खुदारा मुझे देखा जाए और इंसानी जानों को बचाया जाए। मगर यहाँ कोई जो है वो यहाँ पे इनको देखने वाला नहीं। आपके घर में पानी आया, मैंने देखा, और आपके बिल्कुल घर के बाहर ही नाला है। क्या कहेंगे आप? इनकी नालियत बोलूँगा और क्या बोल सकते हैं। हमारे करोड़ों रुपए के घर हैं, हमारी डी वैली हो चुके हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D1 का पोश एरिया है ये। आए दिन कोई ना कोई इंसिडेंट होता रहता है। कोई गश्ता कल्टी हो गया, कोई फैमिली आ रही है, किस तरह के परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं। बारिश के बाद शहरी बहुत परेशान है। इतवार का दिन, अब्र रहमत का दिन सिंध हुकूमत की वजह से जो है वो इन लोगों के लिए, बल्कि तमाम कराची के लिए ज़हमत बन चुका है। जी, न्यू कराची का नाला फिर उबल पड़ा, सड़क डूब गई। इंतजामिया ने नाला साफ करने के बजाय सड़क पर गड्ढा बना दिया। गड्ढे में हर साल बारिशों में गाड़ियां गिरती हैं। एतराफ के पकवान हाउस और होटल वाले नाले में कचरा डालते हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब। न्यू कराची का नाला है जो बहता हुआ सड़क के ऊपर से जा रहा है। 3-4 साल कबल नाला चौक हुआ था तो इंतजामिया ने बेहतरीन इंतजाम उसका किया कि नाले को सीधा करने के बजाय, उसका कचरा निकालने के बजाय तकरीबन 10 से 12 जगहों पे इन्होंने इस नाले को बाईपास करने की कोशिश की। गहरा गड्ढा है ये। नाले को बाईपास करने के लिए तकरीबन 10-12 फुट गहरा गड्ढा है। हर बारिश में कोई ना कोई गाड़ी इसमें जरूर गिरती है। बारिशों में भी एक खवातीन से भरी वैन इसमें गिर गई थी, लेकिन खवातीन महफूज रही। गाड़ी का अगला हिस्सा तबाह हो गया। सुरजानी टाउन से इसी तरह बहता हुआ रहा नाला और नागन चुरंगी तक इसी तरह बहता हुआ जाएगा। और इस नाले को कचरा भरने में हुकूमत का तो कसूर है ही, लेकिन पावरा चुरंगी से लेकर नागन चुरंगी तक यहाँ पर दर्जनों पकवान हाउस है जो सारा कचरा इसमें डालते हैं और इंतजामिया इनको कुछ नहीं कहती। इन्होंने इंक्रोचमेंट भी की हुई है, सड़कों को घेरे में लिया हुआ है। सारा पकवान हाउस वालों ने अपना कचरा यहाँ सारा फेंका हुआ है। लाइन से पकवान हाउस बने हुए हैं। नागन चुरंगी तक ये रेस्टोरेंट है, पकवान हाउस है, फास्ट फूड की चेन है, उन सब का कचरा इस नाले में होता है।
तमाम पकवान हाउस वाले जो लाखों रुपए योमिया कमाते हैं, तो इतनी तौफीक नहीं होती कि वो कचरा थैली में बांध के किसी मुनासिब जगह पर रखे और सारा कचरा इसमें फेंक देते हैं। सीधे हाथ में ये सारा 11A11B का इलाका है, सारी सड़कें तबाह हो चुकी हैं, सेवरेज सारे उबल चुके हैं। 5-6 साल से यही सूरत हाल है। कोई इस नाले को बनाने की कोशिश नहीं की गई, पकवान हाउस को कोई पाबंदी नहीं की गई कि वो अपना कचरा नाले में ना फेंकें। हर बारिश में यहाँ ताफुन फैलता है, बीमारियां फैलती हैं, जल्दी बीमारियां, खारिज की बीमारियां। कराची की पुरानी आबादी जहांगीर रोड का इलाका बारिशों में मजीद तबाह। 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क के गड्ढे मजीद गहरे हो गए। लोग सिंध हुकूमत और मकामी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। रहमत क्या इसमें जान भी जा सकती है। देखो क्या असर हुआ है नाले का। अच्छा सा वजीर आजम बिठा दो, कोई ऐसा बिठाओ नौजवान लड़का, ये सब बुढ़े हो चुके हैं, सबका टाइम खत्म इनके बाद। इनसे अल्लाह पूछेगा, इन लोग सारा बजट खा जाते हैं। ये पीपल्स पार्टी पे डालते हैं, पीपल्स पार्टी वाले इन पे डालते हैं। मेन रोड का ये हाल है, गलियों का क्या हाल होगा? सारे गटर खुले हुए हैं, रोड का ये हाल है। बाइक वाला गिर जाते हैं गटरों में, लेडीज गिर जाती है। ये हाल है जहांगीर रोड का, 3 हट्टी से लेके वो गुरु मंदिर तक सारा रोड का बेड़ा गर्क हुआ है। इतना पानी होता है, कुछ तो रहम करे आवाम के ऊपर। परेशानी मसाइल अपनी जगह, लेकिन मौसम तो एंजॉय करना है। बर्न्स रोड पर समोसों पकौड़ों की दुकानों पर रश लग गया। चार नवाब मजीद बता रहे हैं। अब्र रहमत बरस रही है, ऐसे में कराची की आवाम पकवान की दुकानों पे पहुंची है। कोई समोसे ले रहा है, कोई पकोड़े ले रहा है, अरबी पराठा है, जलेबी है। छुट्टी का दिन है, लाइन लगी हुई है। समोसे लेने आए, पकोड़े लेने आए, ये सीजन का बारिश का मौसम है। बारिश के अंदर एंजॉय करने के लिए पकोड़े हैं, समोसे हैं, ये चीज़ें खाई जाती हैं, तो इसका इस्तेमाल अच्छा हो जाता है। बारिश का मौसम है, यहाँ जलेबी और पकोड़े और समोसे खाना है, बहुत अच्छे हैं और देसी खालिद घी से बने हुए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है बारिश के टाइम जो है ना, कब अरबी पराठा। बर्न्स रोड पर रश लगा हुआ है और हर तरफ फूड सेंटरों पर समोसे तैयार किए जा रहे हैं, कहीं अरबी पराठा तैयार किया जा रहा है, जलेबी बनाई जा रही है। कराची के शहरी बरसती बारिश में भी बेज़बान परिंदों को न भूले। सिंध असम्बली के सामने कबूतर चौरंगी पर दाना डालने पहुंच गए। देखते हैं इस बारे में फैजुल्ला खान की रिपोर्ट। बारिश के मौसम में अपनी परेशानी भूलकर परिंदों की भूख का ख्याल करने वाले इंसान दोस्त शहरी सिंध हाई कोर्ट के करीब कबूतर चौक पहुंच गए। मैं यहाँ पर आता हूँ, अक्सर दाना वगैरह भी डालता हूँ, समझे, इसलिए आज बारिश है। शहरी कहते हैं कि बरसात के मौसम में इन परिंदों की खुराक का ख्याल रखना हमारी जिम्मेवारी है। ऐसे मौसम के अंदर बेचारे ऐसे ही घूम रहे होंगे, ठीक है ना, तो अगर इनको दाना डालेंगे हो सकता है हमारे लिए अच्छा हो। कबूतरों को दाना डालने और कबूतर चौक पे नहाने के लिए बच्चे भी मौजूद रहे। परिंदों से मोहब्बत कराची की एक खूबसूरत शनाख्त है। यही वजह है कि सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या बारिश, कराची वाले परिंदों को दाना डालने ज़रूर पहुंचते हैं। कैमरामैन अमाद के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़, कराची। मॉनसून के तीसरे स्पेल ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सिंध भर के बड़े छोटे शहर पानी में डूब गए। हैदराबाद, जामशोरो, ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान, बदीन, टंडोवाला यार, शहदाद कोट, खैरपुर, सांघड़, इस्लाम कोट, थर पार कर उमरकोट में निशेबी इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। घरों में पानी दाखिल होने से शहरी सख्त परेशान हैं। कोहिस्तान के 40 गोठों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इंतज़ामिया कहीं भी नज़र नहीं आई। चंद घंटे बादल क्या बरसे, सिंध के शहर पानी में डूब गए। मॉनसून का नया स्पेल वक्फे से जारी, बारिश का सिलसिला थम न सका। हैदराबाद के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लतीफाबाद, कासिमाबाद, हालानाका, फतह चौक, गिद्द चौक, हैदर चौक, तिलक चाड़ी में हर जगह पानी जमा हो गया। जामशोरो कोहिस्तानी इलाके में भी मुसलसल बरसात ने तबाही मचा दी। 40 से ज्यादा गोठों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, गोठों में पानी दाखिल, मकीन घरों में महसूर। जिले इंतजामिया कोई मदद न कर सकी। ठट्टा में भी तेज बारिश का सिलसिला रुक न सका। साहिली पट्टी के इलाके ज़ेरे आब आ गए। गली गली पानी जमा हो गया। टंडो मोहम्मद खान की टालपुर कॉलोनी ज़ेरे आब आ गई। भिरानी मोहल्ले में 3 फीट पानी जमा हो गया। शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बदीन में भी तूफानी बारिश से तबाही। ओल्ड सिविल अस्पताल रोड, कैंट रोड, पोस्ट ऑफिस रोड, सिरानी रोड मुकम्मल डूब गया।
टंडोला यार में भी हर तरफ पानी ही पानी। नसरपुर रोड, चंबड़ रोड, बुकेरा रोड, शाही बाजार और रेलवे स्टेशन के इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहदाद कोट, खैरपुर, सांगड़ और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ नून लीग सोशल मीडिया टीम की जानिब से मुहिम चलाने का इंकशाफ। जिन अकाउंट से मुअज़्ज़िज़ जजों को गालियां दी जा रही हैं उन्हें खुद मरियम नवाज फॉलो करती हैं। I just received a letter from चौधरी शुजात। जितने भी वोट फीमेल कास्ट हुए हैं वो रिजेक्ट होते हैं। आइन बनाने का हक पार्लियामेंट को है, मोहतरम अदालत को नहीं है। कानूनी जंग में शिकस्त का खौफ मुस्लिम लीग नून को खाए जाने लगा। मुअज़्ज़िज़ अदलिया और काबिले एहतराम जजेस के खिलाफ ही मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वो केसेस जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एज पार्टी है वो जजेस ना बैठे, फुल कोर्ट उन केसेस की जमात करे। इंसाफ का दोहरा मेयार नहीं हो सकता। अहम आईनी मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। आज भी रियासती अदारों में मौजूद प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आराम से नहीं बैठे। हमजा शहबाज की कुर्सी जाती देखकर पहले नून लीग ने 3 रुकनी बेंच पर एतराज उठाया, फिर सोशल मीडिया पर जहर उगलने का सिलसिला चल पड़ा। मरियम नवाज की सरपरस्ती में चलने वाले नून लीग के मीडिया सेल आला अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने लगे। गालिब गलोच के साथ जिन 529 अकाउंट से मुहिम शुरू की गई उन सबको खुद मरियम नवाज फॉलो करती हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ दी मुहंदिस नामी अकाउंट से ट्रेंड शुरू किया गया। मरियम नवाज इस आईडी को भी ट्विटर पर फॉलो करती हैं। मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून की क़यादत माजी में भी इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ रही है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग डिजिटल मीडिया मरियम औरंगजेब और फहाद हुसैन चला रहे हैं। जजेस के खिलाफ इस किस्म की मुहिम पहली बार नहीं चलाई जा रही। माजी में भी साकिब निसार के खिलाफ नून लीग मीडिया सेल ने मुहिम चलाई थी। इस वक्त सबसे ज्यादा धमकी आमेज बयानात फजलुर रहमान के हैं। जो सबसे धमकी अमेज बयानात हैं वो फजलुर रहमान के हैं। ये जो कैंपेन है ये अभी बढ़ेगी। ये जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस के ऊपर इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है उनमें डिवीजन डालने की कोशिश कर रहे हैं। फजलुर रहमान मिलिटेंसी की बात कर रहे हैं, वो बड़ा एक खतरनाक है। 100% अपने मर्जी के फैसले करने के लिए किया जा रहा है। 18,000 के करीब जो ट्वीट्स हैं जज साहबान के खिलाफ दी गई हैं। 3 लोग करता धरता है तो मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब हैं और फहाद जुडिशरी को चाहते हैं दबाव में लाना। बेंच तुड़वाने के लिए खसूसन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के ऊपर, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के ऊपर घटिया मुहिम चलाई गई, जिसके बाद चंद फौजी अफसरान की तरफ आ रहे हैं। क्या तवक्को की जा रही है फैसला हमारे खिलाफ आया तो बर्दाश्त हो जाएगा? पीपल्स पार्टी ने भी वज़ीर आला पंजाब केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। शाज़िया मरी ने कहा कि हम सब इस मुल्क के लाडले हैं। अदालत ने जो फैसला किया था वोट काउंट होने का या वोट ना काउंट होने का फैसला कौन करेगा? वो पार्टी लीडर। बुनियाद तय हुई। राफ लीग का सरबराह सदर कह रहा है कि मैं इमरान खान के कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहता, अपने मंजूरों को रोक रहा है। आई जस्ट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम चौधरी शुजात। फीमेल कास्ट के 10 वोट रिजेक्ट होते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा चीफ जस्टिस साहब इस पे फुल कोर्ट करें, फैसला हमारे खिलाफ आ जाता है तो क्या तवक्को जा रही है कि ये फैसला हजम हो जाएगा, बर्दाश्त हो जाएगा? दोहरा मयार बड़ा वाज़े। ये जो लाडले का सिलसिला चला है ना ये खत्म होना चाहिए। हम सब इस मुल्क के लाडले। डिमांड समझ लें अदालत के सामने या रिक्वेस्ट समझ लें, अदालत को फुल बेंच कायम करना चाहिए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। अफजल बट सदर और अरशद अंसारी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। एआईबी न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर सिंध लाला असद पठान फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर कामयाब हुए।
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے انتخابات کے لیے لاہور کے مقامی ہوٹل میں پولنگ ہوئی. ووٹرز نے فائنانس سیکرٹری اور FEC ممبرز کا چناؤ کیا. افضل بٹ صدر، ارشد انصاری سیکرٹری جنرل بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے تھے، جبکہ ARY نیوز کے چیف رپورٹر سندھ لالا اسد پٹھان فائنانس سیکرٹری کی نشست پر اپنے مد مقابل کو بھاری اکثریت سے شکست دے کر فاتح قرار پائے. نعیم حنیف، خورشید عباسی، سلیم شاہد اور سید بخاری شاہ نائب صدور منتخب ہوئے. اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کی نشست پر عبدالرؤف مان، ایوب ترین، لیاقت علی خان اور محمد شاہد چودھری کامیاب ہوئے. فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کے 25 ارکان بھی منتخب ہو گئے. کامیاب ہونے والے عہدیداروں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. نو منتخب صدر افضل بٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صحافیوں کے مسائل کو ہر ممکن سطح پر حل کرائیں گے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد پاکستان بھر کے ان میڈیا ورکر اور جرنلسٹوں کا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کامیابی دی ہے. پاکستان میں جو جتنے بلیک لاز ہیں میڈیا کے حوالے سے، ان کے خاتمے کے لیے ہم نے ایک فیصلہ کن جدوجہد کرنی ہے. PFUJ کے نو منتخب فائنانس سیکرٹری لالا اسد پٹھان نے کہا کہ ہم نے صحافیوں کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری نے نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد دی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد ملک، ARY نیوز لاہور. یہاں پر لیں گے بریک اور بریک کے بعد براہ راست آپ کو دکھائیں گے فواد چودھری اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. اس شخص میں یعنی ریاست کی جو بنیادیں ہیں اس کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے. ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے. جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں اپنی ججز جو ہیں وہ اپنی حدود میں رہیں. آپ کون ہوتے ہیں ججز کو اس طرح سے باتیں کرنے والے؟ اس طرح نہیں ہوتا. بات کرنے کی کوئی تہذیب ہوتی ہے، تمیز ہوتی ہے، کوئی تمدن ہوتا ہے. اس کے بعد تنقید کرنا جوڈیشری کے فیصلوں کے اوپر یا کسی بھی معاملے کے اوپر ایک مختلف رائے رکھنا، اس کا تو بنیادی حق ہے لوگوں کا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. لیکن آپ دھمکیاں دینے پہ تو نہیں آتے. آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے اور ہم یہ یہاں پہ یہ ہو جائے گا. ہمارے اور دوسرا مجھے بڑا افسوس ہے لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب کے اوپر، جو یقینی طور کے اوپر ایک بڑے پروفیشنل وکیل ہیں. ان کا یہ رویہ جس طریقے سے صبح سے رہا اور انہوں نے جس طریقے سے ایک فیکشن جو ہے سپریم کورٹ بار کا، اپنے جو ان کے حمایتی وکیل ہیں ان کی مدد سے جو سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر، خصوصاً چیف جسٹس صاحب کے اوپر اور ان کے اوپر جو تنقید کرا رہے ہیں، ہمیں تو اس کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا تنقید ہے. مثلا دیکھیں، تنقید اگر کرنی ہے وہ تو ہماری بنتی ہے. حمزہ شہباز جو ہے وہ اس وقت الیکٹڈ چیف منسٹر ہی نہیں ہے. اس کو 3 مہینے سے عدالتی فیصلوں سے وہ ہمارے اوپر مسلط ہے. اس کے پاس ایوان میں اکثریت نہیں ہے، اس کا الیکشن نہیں ہوا. آئین کے کس آرٹیکل کے تحت وہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے؟ تنقید کرنا تو ہمارا بنتا ہے کہ وہ جس طریقے سے بیٹھا ہوا کر رہا ہے. الٹا انہوں نے کیا کیا ہے؟ کل سے 529 اکاؤنٹس جو سوشل میڈیا کے ٹریک ڈاؤن ہوئے ہیں، ان سے 11,000 ٹویٹس کرائی گئیں جوڈیشری کے خلاف، جس میں بنیادی نشانہ بنایا گیا جسٹس امرتا بندیال صاحب کو اور اعجاز الاحسن صاحب کو. اور اس میں تنقید نہیں ہوئی، اس میں ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس میں جوڈیشری کو ایک منحصر ادارہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ ایک تنقید کرتے تو کوئی بات بھی تھی، لیکن ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ پلان کا حصہ ہے. یہ ایک باقاعدہ سوچ ہے جو پائی جا رہی ہے اس وقت. اور سوچ یہ ہے کہ انہوں نے آج مثلاً جو آپ دیکھیں کابینہ کا حلف ہوا، 41 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا. یہ بالکل واضح خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کی. سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کو طلب کیا، ڈپٹی اسپیکر وہاں پہ نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدالتوں کے فیصلوں کو ہوا میں اڑا رہے ہیں، عدالتوں کے فیصلوں کی تصحیح کر رہے ہیں اور انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پھڈا ڈال کے اس طرح سے معاملہ چلا لیں گے. پھر اور اس پہ دلچسپ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں کہ فل کورٹ بنائی جائے. فل کورٹ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے، اور اس فیصلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو چیف جسٹس نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس میں کوئی قانونی نقطے کی انٹرپریٹیشن تو انوالو نہیں ہے. جو انہوں نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب نے کہ ڈپٹی اسپیکر آئے ہمیں بتا دیں کہ ہمارے فیصلے کے کس حصے کے اوپر انہوں نے ریلائی کر کے یہ 10 ووٹ ایکسکلوڈ کیے ہیں.
डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो अपने बालों समेत गायब हो गए, वो आए ही नहीं उधर अपना सुप्रीम कोर्ट में। और अब कल यूं लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोबारा हमले का इरादा रखते हैं। इससे पहले आपको मालूम होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इनका जो रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट के बारे में और जुडिशरी के बारे में, वो बहुत ही एक सिसिलियन माफिया का जो वर्ड इनके लिए यूज़ किया था एक साबिक चीफ जस्टिस ने, एक साबिक सीनियर जज ने, वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसकी वजह यह है कि ये इन्होंने देखें क्या हुआ। मरियम नवाज़ का जब केस शुरू हुआ, मरियम नवाज़ ने कहा हमारे पास वीडियोज़ हैं। उससे पहले मलक क़यूम की रिकॉर्डिंग जो है वो आपके सामने है। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, वो आपके सामने है। फिर रफ़ीक तारड़ नाम की एक शख्सियत हुआ करते थे, उन्होंने कोयटा बेंच में जाके जजों को बाकायदा ख़रीदारी की और उस वक़्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने अपने इंटरव्यू में उसका बरमला इजहार किया। उसके बाद ये जो अभी जज था राशिद, उसकी जो वीडियो इन्होंने रिलीज़ करवाई, एहतसाब का जो जज था। और अब बार बार बताया जा रहा है कि हमारे पास और वीडियोस जो हैं वो भी मौजूद हैं। लिहाजा ये एक सिसिलियन माफिया की तरह एक्ट कर रहे हैं, ये एक बाकायदा मंसूबे के तहत एक्ट कर रहे हैं और हमें इसके ऊपर बड़ी तशवीश है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने एक जिस तरीके से ये रखा है हमजा शहबाज को यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब में, ज़ाहिर है कि वो आइन के तहत जो है वो हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसकी कोई आइनी गुंजाइश नहीं। ट्रस्टी वज़ीर आला, खराती वज़ीर आला तो कभी हुआ ही नहीं है। आप या वज़ीर आला होंगे आइन के तहत या नहीं होंगे, या केयर टेकर होंगे। तो अगर ये इसमें सुबह सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है, तो इसके ऊपर ज़ाहिर है कि हमें बड़ी तशवीश है और हमें फिर कोई रास्त इक़दाम जो है वो सोचने पड़ेंगे। मैं फजलुर रहमान साहब को भी कहना चाहता हूँ, आइन की हदूद में रह के गुफ्तगू किया करें। आपका जो इस वक्त ज़ुबान है और लहजा है वो मुनासिब नहीं है और ये हमारे आइन से बाहर हो रहा है। अगर इस तरह से आपने इदारों को थ्रेट करना है, पहले आपने जब नैब ने तफ्तीश के लिए बुलाया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनका ख़ानदान जो है वो छोटी सी चंद हज़ार करोड़ रुपए की करप्शन में मुलव्वस था, उनको बुलाया गया, इन्होंने थ्रेट किया, नैब ने उनको नहीं बुलाया। उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं। इस तरह तो रियासत के बिल्कुल आप समझिए कि तैया पांचा हिल जाएगा अगर कोई एक आदमी इस तरह का बैठ के जो है वो रियासती इदारों को थ्रेट करना शुरू करे और जो अपना रियासत है वो कुछ नहीं कर सकेगी। हमने इस सारी सूरत हाल को गौर से देखा है। हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है वो समझती है कि वाहिद हल इंतखाबात हैं, हमें इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। नए इलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए ECP में तब्दीली के लिए बातचीत होनी चाहिए और जल्द अज जल्द हमें इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ करनी चाहिए और आम इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। देखें, मामला ये है कि ये एक ऐसे अनोखे लाडले बनना चाहते हैं, जो लाडले ये चाहते हैं कि जो 186 वोट तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी जो हमारे उम्मीदवार परवेज़ अलाई हैं उनको पड़े हैं, उसके ऊपर 179 वाले को जाली वज़ीर आला बना के बैठा दिया जाए। क्यों बना के बैठा दिया जाए? क्योंकि पंजाब जो है वो पाकिस्तान का 60% है और वहाँ पर ये तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके, स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके, जो इन्होंने आपने देखा 25 मई को बुनियादी हकूक़ की, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की, बर्बरियत और तशद्दुद की मिसाल कायम की, बदतरीन मिसाल कायम की, वो पंजाब इनके हाथ से निकल चुका है। क्योंकि 20 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, यानी कि ये अवामी अदालत से तमाम तर धांधली, तमाम तर धौंस, तमाम तर दबाव के बावजूद अवाम से ये मुस्तरद शुदा टोला है। अब वो चाहे नलायक आज़म शहबाज शरीफ हो, चाहे इस मुल्क का सबसे बड़ा करप्शन का किंग जरदारी हो, और चाहे फजलुर रहमान हो, ये अपनी अल्लल्लाह तल्लल्लाह और अय्याशियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं हर कीमत के ऊपर। ये अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और इसी वजह से ये जो एक ठगों का माफिया इकट्ठा हो गया है, जिसको अभी चौधरी साहब सिसिलियन माफिया कह रहे थे, इसी के साथ साथ इनको गॉडफादर भी कहा गया था और इनसे कोई इदारा महफूज है ही नहीं है। आप इनकी तारीख उठा के देख लें, जब से ये चूसनी लेके सियासत के अंदर आए हैं, वो चूसनी का मज़ा अभी तक इनके मुंह से गया ही नहीं है। ये चाहते हैं कि इनके मुंह में जो है वो दूध वाला फीडर दिया हो और गोद में लेकर इनको झूला झुलाते रहें,
इनके केसेस भी माफ़ हो जाएं, इनको कोई इदारा जो है वो कानून और आइन की हाकमियत की इनकी आगे बात ना करे, और ये तमाम इदारों को जो है अपना कुछ समझे ही ना। आपको याद होगा कि पनामा केस के दौरान जिस तरीके से इन्हीं के पार्टी के अरकान, चाहे वो निहाल हाशमी हो, दानियाल अजीज़ हो, उस वक्त तलाल चौधरी हो, सबसे मरियम सफदर ने क्या क्या बयानात नहीं दिलवाए थे जजेस के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में, और बाद में उनको सज़ाएं भी जो है वो भुगतनी पड़ी थी। अब फिर से वो एक ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है, और उस ट्रेंड को अगर आप मद्देनज़र रखें तो आप ये इनका माजी का बैकग्राउंड किसी सूरत नहीं भूल सकते कि ये हमेशा इसी तरह कोशिश करते हैं कि दबाव क्रिएट करें, दबाव क्रिएट करके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लें। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी साहिब इल्म मारूफ कानूनदान जो है, जो डिप्टी स्पीकर एक चाबी वाला खिलौने का उसने किरदार अदा किया, जितनी चाबी दे दी उतना उसने सबक पढ़ के आके सुना दिया कि उसने। फवाद चौधरी और फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। कराची में जहां बारिश से मसाइल पैदा होते हैं, वहीं शहर के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां बारिश से खूबसूरती में इजाफा हो जाता है और हर जानिब हरियाली ही हरियाली हो जाती है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा अरबा न्यूज़ अरबाब चांडियो। जी अरबाब। जहाँ बरसात हो रही है शहर में, वहाँ मुख्तलिफ मसाइल भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं कराची के जहाँ लोग खुशी से नाचना शुरू कर देते हैं, खेत खलियान लहराना शुरू कर देते हैं, फूल खिल उठते हैं और धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। जी हाँ, बिल्कुल आप समझ गए मलिक। यहाँ कितनी भी बरसात हो जाए, पानी सड़कों पर नहीं ठहरता, बल्कि कुदरत की बनाई हुई धरती अपने अंदर वो सारा पानी समो लेती है। पंछी ऐसी बोलियां बोलते हैं और उनकी मधुर आवाज से कानों में एक रस घुलना शुरू हो जाता है। और ये भी कराची का हिस्सा है मलिर, जहाँ इतनी खूबसूरती है कि लोगों को कश्मीर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।